नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे इस पढ़ने और पढ़ाने की कक्षा में। इस प्यारे से सेशन में अपना आप लोग सहयोग प्रदान करें, थोड़ा हमें भी अच्छा लगेगा। और हम उन्हीं चीज़ों पे विश्लेषण करेंगे जो हमेशा एग्ज़ाम में आते हैं, तो कहीं भटकने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, हो सकता है इस आधुनिक दुनिया में आप विकल्प तलाशें। हाँ, बिल्कुल सही बात है, विकल्प तलाशेंगे आप। जो अलग अलग चीज़ें लोग डिजिटल बोर्ड लेके आए, ये सारी चीज़ें लेके आए हैं, आराम से, कोई नहीं, सब अच्छा है। लेकिन हमारी भी कोशिश यही है। कोशिश क्या, हम जो भी कंटेंट बता रहे हैं परफेक्ट कंटेंट है, छोटे में बिल्कुल आराम से समझने वाली चीज़ें। कहते हैं ना, गागर में सागर भरना, समझ लो वही कंटेंट है। अगर आपने ये पूरा तैयार कर लिया तो इससे जो लोग क्वेश्चन आते हैं वो इससे बाहर नहीं जाएंगे। इन्हीं के साथ, मतलब ये जो हम आपको सब कुछ एक्सप्लेन कर रहे हैं, कब कब क्या क्या हुआ, जब इन्हीं से जुड़े क्वेश्चंस हम आपको कराएंगे और यही क्वेश्चन जब आप एग्ज़ाम हॉल में देखेंगे तो आप मुस्कुराते हुए उन पर अपना ऑप्शन टिक कर सकते हैं, गोला भर सकते हैं या क्लिक कर सकते हैं, जैसी भी आपकी परीक्षा हो, ऑनलाइन ऑफलाइन। ठीक है, तो हम आज सिंधु घाटी सभ्यता को पढ़ेंगे, जिसमें हमें पढ़ना है कि सिंधु घाटी सभ्यता क्या है। पहले तो ये समझना है सिंधु घाटी जो सभ्यता है, ठीक है, अंग्रेजी में इसको क्या कहते हैं, इंडस वैली सिविलाइजेशन। ये क्या है, विश्व की प्राचीन नदी घाटी सभ्यताओं में से प्रमुख एक सभ्यता थी। इस सभ्यता का उदय जो हुआ था सिंधु घाटी, सिंधु नदी की घाटी में होने के कारण हुआ। इसे सिंधु सभ्यता तथा इसके प्रथम उत्खनित एवं विकसित केंद्र हड़प्पा सभ्यता या औद्योगिक कालीन होने के कारण औद्योगिक भारतीय और सिंधु सरस्वती सभ्यता के नाम से भी जाना जाता है। मतलब सिंधु घाटी सभ्यता को हम हड़प्पा सभ्यता भी कहते हैं और क्या कहते हैं, सिंधु सरस्वती सभ्यता भी कहते हैं। क्यों कहते हैं? क्योंकि ये आधे ऐतिहासिक होने के कारण इसको हम लोग सिंधु सरस्वती सभ्यता भी कहते हैं, हड़प्पा सभ्यता, और आधे ऐतिहासिक कालीन होने के कारण। ठीक है, इसको आधे ऐतिहासिक भारतीय और सिंधु सरस्वती सभ्यता के नाम से भी जानते हैं। तो ये तो हो गए इसके नाम। अब जानेंगे इस सभ्यता की खोज कैसे हुई। ठीक है, इस अज्ञात सभ्यता का श्रेय राय बहादुर दयाराम साहनी को जाता है। किसे जाता है? राय बहादुर दयाराम साहनी को जाता है। उन्होंने क्या किया था? पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग के महानिदेशक सर जॉन मार्शल के निर्देशन पर कब किया? 1921 में इस स्थान की खुदाई करवाई। लगभग एक वर्ष बाद 1922 में राखल दास बनर्जी के नेतृत्व में पाकिस्तान के सिंध प्रांत के लरकाना जिले में मोहनजोदड़ो में स्थित एक बौद्ध स्तूप की खुदाई के समय एक और स्थान का पता चल गया। ठीक है, क्या हुआ? बौद्ध स्तूप की खुदाई के समय एक और नए स्थान का पता चला। देखो, ये क्वेश्चन आपने अभी तक पढ़ा होगा कि ये लोग रेलवे लाइन बिछा रहे थे, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, बहुत सारी चीज़ें थी। लेकिन ये आप क्वेश्चन देख सकते हो, किसकी खुदाई हो रही थी? मोहनजोदड़ो में स्थित एक बौद्ध स्तूप की खुदाई हो रही थी, जिसमें हमें क्या चला? एक नए स्थान का पता चला। ठीक है, अब देखते हैं सभ्यता का विस्तार। अब तक इस सभ्यता के अवशेष पाकिस्तान, भारत और पंजाब सिंध बलूचिस्तान, गुजरात, राजस्थान, हरियाणा, पश्चिमी उत्तर प्रदेश, जम्मू कश्मीर के भागों में पाए जा चुके हैं। इस सभ्यता का फैलाव उत्तर में जम्मू के मांडा, मतलब अगर उत्तर में जाते हो इस समय तो यहाँ पे एक मांडा नामक जगह, वहाँ तक मिलता है। और मांडा से लेकर दक्षिण में नर्मदा के मुहाने तक। कहाँ तक? नर्मदा नदी के मुहाने तक, भगत राव तक, और पश्चिमी में मकरान समुद्र तट पर सुतगंडोर, ठीक, इसको सुतगाडनेर भी कहते हैं, कहीं कहीं सुतगंडोर भी आता है, से लेकर पश्चिमी उत्तर प्रदेश मतलब मेरठ तक है। इस सभ्यता का सर्वाधिक पश्चिमी पुरास्थल सुतका गेडनोर, पूर्वी पुरास्थल आलमगीर, उत्तरी पुरास्थल मांडा तथा दक्षिणी पुरास्थल कौन सा है? दायमाबाद है। ठीक है, लगभग त्रिभुजाकार वाला यह भाग कुल करीब 12,99,600 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में फैला हुआ था। सिंधु सभ्यता का विस्तार पूर्व से पश्चिम तक 1600 किलोमीटर
तथा उत्तर से दक्षिण तक 1400 किलोमीटर था। इस प्रकार सिंधु सभ्यता समकालीन मिस्र या सुमेरियन सभ्यता से अधिक विस्तृत क्षेत्र में फैली हुई थी। किससे पता चला? इसके विस्तार से पता चलता है। इसके मुख्य स्थल कौन से थे? इसके जो मुख्य स्थल थे हड़प्पा, इसके मुख्य स्थल हड़प्पा 6000 से 2600 ईसा पूर्व एक सुव्यवस्थित नगरीय सभ्यता थी। कैसी थी? सुव्यवस्थित, अच्छे से बसी बसाई नगरीय व्यवस्था थी। मोहनजोदड़ो, मेहरगढ़ और लोथल की ही ये श्रृंखला में हड़प्पा में भी पुरातत्व उत्खनन किया गया। यहाँ मिस्र और मेसोपोटामिया जैसी ही प्राचीन सभ्यता के अवशेष मिले हैं। इसकी खोज 1920 में की गई थी। वर्तमान में पाकिस्तान के पंजाब प्रांत में है। 1857 में लाहौर मुल्तान रेल मार्ग बनाने में हड़प्पा नगर की ईंटों का इस्तेमाल किया गया। वो भी कैसे? धोखे से हुआ, जिसमें बहुत नुकसान पहुंचा। मोहनजोदड़ो जिसका अर्थ क्या होता है? मुर्दों का टीला अर्थात लाशों का ढेर। 2600 ईसा पूर्व की एक सुव्यवस्थित नगरीय सभ्यता थी। कौन? मोहनजोदड़ो। हड़प्पा, मेहरगढ़ और लोथल की ही श्रृंखला में मोहनजोदड़ो में भी पुरातत्व उत्खनन किया गया। यहाँ मिस्र और मेसोपोटामिया जैसी प्राचीन सभ्यता के अवशेष मिले हैं। फिर आता है मोहनजोदड़ो के दक्षिण में स्थित चंदहुड़ो नामक स्थान पर मुहर एवं गुड़ियों के निर्माण के साथ साथ हड्डियों के भी अनेक वस्तुएं मिली हैं। वस्तुओं का निर्माण होता था, ऐसे साक्ष्य मिले हैं। इस नगर की खोज सर्वप्रथम 1931 में एन गोपाल मजूमदार, किसने की थी? चंदहुड़ो की खोज एन गोपाल मजूमदार ने किया तथा 1934 में ईस्वी में मैके द्वारा यहाँ उत्खनन करवाया गया। सबसे निचले स्तर में सैंधव संस्कृति के साक्ष्य मिलते हैं। किसके? सैंधव के। लोथल के बारे में देखते हैं तो एक गुजरात के अहमदाबाद जिले के में भोगवा नदी के किनारे सरगवाला नामक ग्राम के समीप स्थित है। खुदाई 1954 से 55 ईस्वी में हुई, जो किसने करवाई? किसके नेतृत्व में हुई? रंगनाथ राव के नेतृत्व में की गई। फिर आता है रोपड़। पंजाब प्रदेश के रोपड़ जिले में सतलुज नदी के बाएं तट पर स्थित है। यहाँ स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात सर्वप्रथम उत्खनन किया गया था। 1947 के बाद, मतलब जैसे स्वतंत्रता मिलती है तो यहाँ पर क्या हुआ? सर्वप्रथम उत्खनन हुआ। इसका आधुनिक नाम रूपनगर था। 1950 में इसकी खोज बीबी लाल ने की थी। कालीबंगा, यह स्थल राजस्थान के गंगानगर जिले में घग्गर नदी के बाएं तट पर स्थित है। खुदाई 1953 में बीबी लाल एवं बी के थापड़ के द्वारा कराई गई। यहाँ पर प्राक हड़प्पा एवं हड़प्पा कालीन संस्कृति के अवशेष मिले हैं। फिर आता सुदरकोटा यह स्थल गुजरात के कच्छ जिले में स्थित है। इसकी खोज 1964 में जगपति जोशी ने की थी। इस स्थल में सिंधु सभ्यता के पतन के अवशेष परिलक्षित होते हैं। आलमगीर जो मेरठ में है, पश्चिम उत्तर प्रदेश के मेरठ जिले में यमुना की सहायक नदी कौन सी? हिंडन पर स्थित इस पुरास्थल की खोज 1958 में यज्ञदत्त शर्मा द्वारा की गई। गुजरात के कठियावाड़ पारादीप में भागर नदी के समीप स्थित स्थल की खुदाई 1953-54 में ए रंगनाथ राव द्वारा की गई। यहाँ पर पूर्व हड़प्पा कालीन संस्कृति के अवशेष मिले। यहाँ मिली कच्ची ईंटों के दुर्ग, नालियाँ, मृदभांड, बाँट, पत्थर के फलक आदि महत्वपूर्ण हैं। यहाँ धान की भूसी के ढेर मिले हैं। यहाँ उत्तरोत्तर हड़प्पा संस्कृति के साक्ष्य भी मिलते हैं। अगला हमारा है शहर, जो जगह है वो है हमारी बड़ावली, जो कहाँ है? हरियाणा में है। हरियाणा के हिसार जिले में स्थित दो सांस्कृतिक अवस्थाओं के अवशेष मिले हैं। हड़प्पा पूर्व एवं हड़प्पा कालीन
इस स्थल की खुदाई 1973 से 1974 के बीच रविंद्र सिंह बिष्ट के नेतृत्व में की गई। अली मुराद अर्थात सिंध प्रांत जो है अगला, सिंध प्रांत में स्थित इस नगर में से कुआं, मिट्टी के बर्तन, कार्नियल के मनके एवं पत्थरों से निर्मित विशाल दुर्ग के अवशेष मिले हैं। इसके अतिरिक्त इस स्थल से बैल की लघु मृमूर्ति एवं कांसे की कुल्हाड़ी भी मिली है। सुतका-गेन-डोर, इसको सुतगन-डोर भी लिखते हैं और सुतका-गेन-डोर भी लिखते हैं। यह कहाँ था? दक्षिण में बलूचिस्तान। यह स्थल दक्षिण बलूचिस्तान में दास्त नदी के किनारे स्थित है। कौन सी नदी के किनारे? दास्त नदी के किनारे स्थित है। हड़प्पा सभ्यता के कुछ से संबंधित कुछ नवीन क्षेत्र: खरबी अहमदाबाद, कुनुतासी गुजरात, बालाकोट बलूचिस्तान, अल्लाहदीनो अरब महासागर, भगवानपुरा हरियाणा, देसलपुर गुजरात और रोजदी कहाँ पे? गुजरात। नगर निर्माण योजना कैसी थी इनकी? इस सभ्यता की सबसे विशेष बात यह थी कि विकसित नगर निर्माण योजना इस सभ्यता के महत्वपूर्ण स्थलों के नगर निर्माण में क्या थी? समरूपता देखने को मिलती थी, लगभग एक जैसे दिखते थे। नगरों के भवनों के बारे में विशिष्ट बात थी कि ये जाल की तरह विन्यास थे, एक जाल की तरह बिने गए हों। नगर निर्माण एवं भवन निर्माण: सभी प्रमुख नगर जिनमें हड़प्पा, मोहनजोदड़ो, चंदहुड़ो, लोथल तथा कालीबंगा सभी प्रमुख नगर नदियों के तट पर बसे थे। इन नगरों में सुरक्षा के लिए चारों ओर परकोटा दीवार का निर्माण करवाया जाता था। प्रत्येक नगर में चौड़ी एवं लंबी सड़कें थीं। चौड़ी सड़कें एक दूसरे शहर को क्या करती थी? जोड़ती थी। सिंधु घाटी सभ्यता में कच्चे पक्के छोटे बड़े सभी प्रकार के भवनों के अवशेष मिले हैं। भवन निर्माण में सिंध सभ्यता के लोग कैसे थे? निपुण थे अर्थात दक्ष थे। इसकी जानकारी प्राप्त भवनावशेषों से होती है। इसके द्वारा निर्मित मकानों में सुख सुविधा की पूर्ण व्यवस्था थी। भवनों का निर्माण भी सुनियोजित ढंग से किया जाता था। प्रकाश व्यवस्था के लिए रोशनदान एवं खिड़कियां भी बनाई जाती थीं। रसोई घर, स्नान गृह, आंगन, भवन एक मंजिल होते थे। स्नान गृह, आंगन, भवन कई मंजिल के होते थे। दीवार ईंटों से बनाई जाती थी। घरों में कुएं भी बनाए जाते हैं जिससे पानी प्राप्त हो सके। लोथल में ईंटों से बना एक हौज मिला है, मतलब एक बड़ा सा स्नानागार मिला है या जिसमें पानी एकत्र होता था, वो हौज मिला है। कहाँ मिला है बड़ा सा हौज? लोथल में ईंटों का। विशाल स्नानागार में कहाँ मिला भैया? मोहनजोदड़ो में मिला। मोहनजोदड़ो में उत्खनन में एक विशाल स्नानागार मिला जो अत्यंत कैसा है? भव्य है। स्नान कुंड से बाहर जल निकासी की एक उत्तम व्यवस्था है। इसमें समय समय पर जलाशय की सफाई की जाती होगी, मतलब की जाती थी। स्नानागार के निर्माण के लिए उच्च कोटि की सामग्री का प्रयोग किया गया था। इस कारण आज भी 5000 वर्ष बीत जाने के बाद भी उसका अस्तित्व कैसा है? विद्यमान है। अन्न भंडार: हड़प्पा नगर के उत्खनन में यहाँ के किले के राजमार्ग में दोनों ओर 6-6 पंक्तियों वाले अन्न भंडार के अवशेष मिले हैं। अब भंडार की लंबाई 18 मीटर तथा चौड़ाई 7 मीटर थी। इसका मुख्य द्वार नदी की ओर खुलता था। ऐसा लगता था कि जल मार्ग से अन्न लाकर यहाँ एकत्रित किया जाता था। संभवतः उस समय इस प्रकार के विशाल अन्न भंडार ही राजकीय कोषागार के मुख्य रूप हुआ करते थे। जल निकास प्रणाली कैसी थी? सिंधु घाटी की जल निकास की जो योजना थी वो अत्यधिक उच्च कोटि की थी। नगर में नालियों का जाल बिछा हुआ था। बस सड़क और गलियों के दोनों ओर ईंटों से बनी हुई और ढकी हुई पक्की नालियाँ थीं। ड्रेनेज सिस्टम जो था बहुत ही कमाल का था। मकानों की नालियाँ सड़कों पर या गलियों की नालियों से मिल जाती थीं। नालियों को ईंटों और पत्थरों से ढकने की व्यवस्था थी, है ना। इन्हें साफ करने के स्थान पर गड्ढे या नलकूप बने हुए थे। इन नलकूपों से कूड़ा करकट जमा हो जाता था और उनको निकाल लिया जाता था। और नालियों का प्रवाह जब अवरुद्ध नहीं होता था
तो नालियों के मोड़ों और संगम पर ईंटों का प्रयोग होता था। कितनी अच्छी तरह बनाया था इन लोगों ने। सड़कें, सिंधु सभ्यता में सड़कों का जाल नगर को कई भागों में विभाजित करता था। सड़कें पूर्व से पश्चिम, उत्तर से दक्षिण ओर जाती हुई एक दूसरे को समकोण पर काटती थी। समकोण मतलब 90 डिग्री पर काटती थी। मोहनजोदड़ो में पाए गए मुख्य भागों की चौड़ाई लगभग 9.15 मीटर एवं गलियों की जो गलियां थी करीबन 3 मीटर की चौड़ी होती थी। सड़कों का निर्माण मिट्टी से किया गया था। सड़कों के दोनों ओर नालियों का निर्माण पक्की ईंटों द्वारा किया गया था। इन नालियों में थोड़ी थोड़ी दूरी पर मानुष अर्थात मोखे बनाए गए थे। नालियों के जल निकास का इतना उत्तम प्रबंध किसी अन्य समकालीन सभ्यता में देखने को नहीं मिलता। अब आता है कि इनका सामाजिक जीवन कैसा था। इस सभ्यता का सामाजिक जीवन, हड़प्पा जैसी विकसित सभ्यता एक मजबूत किस ढांचे पर ही पनप सकती थी। हड़प्पा के किसान नगर की दीवारों के समीप नदी के पास मैदानों में रहते थे। यह शिल्पकारों, व्यापारियों और अन्य शहरों में रहने वालों के लिए अतिरिक्त अन्न पैदा करते थे। कृषि के अलावा ये लोग बहुत सी अन्य कलाओं में भी विशेष रूप से निपुण थे। घरों के आकारों में भिन्नता को देखते हुए कुछ विद्वानों का मत है कि हड़प्पा समाज जो था वर्गों में बटा हुआ था। भोजन, हड़प्पा संस्कृति के लोग भोजन के रूप में गेहूं, चावल, तिल, मटर आदि का उपयोग करते थे। लोग मांसाहारी भी थे, विभिन्न जानवरों का शिकार कर रखते थे और फलों का प्रयोग भी करते थे। खुदाई बहुत सारे ऐसे बर्तन मिले हैं जिनसे आकार एवं प्रकार के खाद्य पेय सामग्रियों की विविधता का पता चलता है। मतलब क्या क्या चीज़ें करते थे। पीसने के लिए चक्की का प्रयोग करते थे। वस्त्र कैसे पहनते थे। सिंधु घाटी सभ्यता जो थी उसके निवासियों की क्या थी, वेशभूषा के संबंध में कहा जाता है कि महिलाएं घाघरा साड़ी एवं पुरुष धोती एवं पगड़ी का प्रयोग करते थे। स्वयं हाथ से धागा बुनकर क्या करते थे, वस्त्र बनाते थे। आभूषण एवं सौंदर्य प्रसाधन क्या होता था, स्त्री पुरुष दोनों आभूषण धारण करते थे। आभूषणों में क्या होता था, हार, कंगन, अंगूठी, कर्णफूल, भुजबंद, हंसली, कड़े, करधनी, पायजेब मतलब पायल आदि विशेष उल्लेखनीय है ना। कई लड़ी वाली क्या होती थी, करधनी होती थी और हार भी मिले हैं। आभूषण किसके होते थे, सोने, चांदी, पीतल, तांबा, हाथी के दांत के, है ना, और हड्डियों और पकी मिट्टी के बने होते थे। अमीर बहुमूल्य धातुओं और जवाहरातों के आभूषण धारण करते थे। स्त्री पुरुष दोनों श्रृंगार प्रेमी थे। धातु एवं हाथी के दांत की कंघी एवं आईना का प्रयोग करते थे। केश विन्यास उत्तम प्रकार का था। खुदाई से काजल लगाने की एवं होठों को रगड़ने की अनेक छोटे छोटे पात्र मिलते थे। मतलब लिपस्टिक, ये काजल आदल सबके साथ मिले हैं। मनोरंजन के लिए क्या करते थे, मनोरंजन के लिए ये लोग, सिंधु सभ्यता के लोग मनोरंजन के लिए विविध कलाओं का प्रयोग करते थे। जानवरों की दौड़, शतरंज खेलते थे। नृत्यांगना की मूर्ति हमें हड़प्पा संस्कृति में नाच गाने के प्रचलन को बताती है। मिट्टी एवं पत्थर के पासे भी मिले हैं, मतलब लूडो खेलने का काम करते थे। प्रौद्योगिकी ज्ञान, सिंधु सभ्यता के लोगों का भवन निर्माण, विशाल अन्न भंडार, जल निकासी व्यवस्था, सड़क व्यवस्था देखकर उनकी तकनीक ज्ञान बहुत रहा होगा। यह सब देखकर मैं क्या लगता है कि उनका जो तकनीकी ज्ञान था बहुत ही ज़्यादा रहा होगा। ऐसा अनुमान लगाया जाता है वे मिश्रित धातु बनाना जानते थे। उनकी मूर्तियाँ एवं आभूषण कैसे हैं, बहुत ही खूबसूरत थे। मृतक कर्म क्या होता था, इस काल में भी शवों को जमीन में क्या करते थे, दफनाते थे। शवों के साथ पूरा पाषाण काल के समान भोजन, हथियार, गृह पात्र तथा अन्य उपयोगी वस्तुएं भी साथ रखती जाती थी। मृतों की कब्रों के ऊपर बड़े बड़े पत्थर भी रख दिए जाते थे, जिनको रखने का मुख्य उद्देश्य मृतकों को सम्मान देना था। क्या था, मृतकों को सम्मान देना था। कुछ स्थलों पर शवों को जलाने की प्रथा का भी प्रचलन हो गया था।
जब सब जल जाता था तो उसकी राख को मिट्टी के बने घड़ों में रखकर सम्मान के साथ क्या करते थे, जमीन में गड़ा देते थे। चिकित्सा विज्ञान, सिंधु सभ्यता के निवासी विभिन्न औषधियों से परिचित थे तथा हिरण, बारहसिंगा के सींगों, नीम की पत्तियों एवं शिलाजीत औषधियों की तरह प्रयोग करते थे। उल्लेखनीय है कि सिंधु सभ्यता में खोपड़ी की शल्य चिकित्सा उदाहरण की खोपड़ी जो होती थी कि शल्य चिकित्सा के उदाहरण भी कालीबंगा और लोथल से प्राप्त होते हैं। समुद्र फेन अर्थात झाग औषधि के रूप में ये लोग प्रयोग करते थे। जो समुद्र में फेना आता है उसका क्या करते थे ये लोग, औषधि के रूप में प्रयोग कर लेते थे। इनका आर्थिक जीवन कैसा था? कृषि एवं पशुपालन करते थे। आज के मुकाबले सिंधु प्रदेश पूर्व में बहुत उपजाऊ था। सिंधु की उर्वरता का एक कारण सिंधु नदी से प्रतिवर्ष आने वाली बाढ़ भी थी। गांव की रक्षा के लिए खड़ी पकी ईंट की दीवार इंगित करती है बाढ़ हर साल आती थी। यहाँ के लोग बाढ़ उतर जाने के बाद क्या करते थे, नवंबर के महीने में बाढ़ वाले मैदान में बीज बो देते थे और अगली बाढ़ के आने से पहले अप्रैल के महीने में गेहूँ और जौ की फसल काट लेते थे। यहाँ कोई फावड़ा या फाल तो नहीं मिला, लेकिन कालीबंगा में प्राक हड़प्पा सभ्यता जो कूट हरलेखा मिले हैं उनसे आभास होता है कि राजस्थान में इस काल में हल जोते जाते थे। सिंधु सभ्यता के लोग गेहूँ, जौ, राई, मटर, ज्वार आदि अनाज पैदा करते थे। वे दो किस्म की गेहूँ क्या करते थे, पैदा करते थे। बनावली में जो मिला जो उन्नत किस्म का है। इसके अलावा वे तिल और सरसों भी उपजाते थे। सबसे पहले कपास भी यहीं पैदा की गई। इसी के नाम पर यूनान के लोग सिंडन कहने लगे। क्या कहने लगे थे? सिंडन कहने लगे थे। हड़प्पा यूँ तो एक कृषि प्रधान संस्कृति थी। कैसी थी? कृषि प्रधान संस्कृति थी, पर यहाँ के लोग पशुपालन भी करते थे। बैल, गाय, भैंस, बकरी, भेड़ और सूअर पाला जाता था। हड़प्पाई लोगों को हाथी तथा गैंडे का भी ज्ञान था। व्यापार देखिए, इनका जो व्यापार था, यहाँ के लोग आपस में पत्थर, धातु, सल्क हड्डी आदि का व्यापार करते थे। एक बड़े भूभाग में ढेर सारी सील, एक रूप लिपि और मानकीकृत माप तौल के प्रमाण मिलते हैं। वे चक्के से परिचित थे और संभवतः आजकल के इक्के अर्थात रथ जैसा कोई वाहन प्रयोग करते थे। ये व्यापार में सहूलियत होती थी। बहुत सी हड़प्पाई सील मेसोपोटामिया में मिली। सील मोहर कहाँ मिली? मेसोपोटामिया में मिली हैं, जिनसे लगता है कि मेसोपोटामिया से भी उनका व्यापार संबंध था। मेसोपोटामिया के अभिलेखों में मेलुहा के साथ व्यापार के प्रमाण मिले हैं। साथ ही दो मध्यवर्ती व्यापार केंद्रों का उल्लेख मिलता है, दलमुन और माकान। ठीक है, दिलमुन की पहचान शायद फारस की खाड़ी के बहरीन से की जा सकती है। उद्योग धंधे इनके यहाँ के कैसे थे भैया? तो जो उद्योग धंधे थे, यहाँ के नगरों में अनेक व्यवसाय धंधे प्रचलित थे। मिट्टी के बर्तन बनाने में ये लोग बहुत कुशल थे। मिट्टी के बर्तनों पर काले रंग से विभिन्न प्रकार के चित्र बनाए जाते थे। कपड़ा बनाने का व्यवसाय उन्नत अवस्था में था। उनका विदेशों में भी निर्यात होता था। जौहरी का काम भी उन्नत अवस्था में था। मनके और ताबीज़ बनाने का कार्य लोकप्रिय था। अभी तक लोहे की कोई वस्तु नहीं मिली थी, अतः सिद्ध होता है कि इन्हें लोहे का ज्ञान नहीं था। इनमें कला का विकास क्या था? कला का विकास जो है इनका, देखो, मूर्ति कला या प्रतिमाएं। हड़प्पा सभ्यता के लोग जो थे धातु की सुंदर प्रतिमाएं बनाते थे। इनका सबसे सुंदर नमूना कांसे की बनी हुई नर्तकी की मूर्ति है। खुदाई में सेल खड़ी की बनी एक दाढ़ी वाले पुरुष की एक अर्ध प्रतिमा प्राप्त हुई है।
उसके बाएं कंधे से दाएं हाथ के नीचे एक अलंकृत दुशाला और माथे पर सरवंद है। पत्थर की बनी हुई 2 पुरुषों की प्रतिमाएं हड़प्पा की लघु मूर्ति कला का उदाहरण हैं। चित्रकला में अनेक बर्तनों तथा मोहरों पर बने चित्रों से ज्ञात होता है कि सिंधु घाटी के लोग जो थे चित्रकला में अत्यधिक प्रवीण थे। मोहरों पर सांडों और भैंसों के सर्वाधिक कलापूर्ण ढंग से चित्रकारी की गई है। वृक्षों के भी चित्र बनाए गए हैं। अब मुद्रा कला क्या थी? हड़प्पा की खुदाई में विभिन्न प्रकार की मुद्राएं मिली हैं। ये मुद्राएं वर्गाकार आकृत की थी। कैसी थी? वर्गाकार आकृत की हैं, जिन पर एक ओर पशुओं के चित्र बने हैं तथा दूसरी ओर कुछ लेख लिखा हुआ है। ये हाथी दांत व मिट्टी के लगभग 3600 मुहरें प्राप्त हुई हैं। किसकी किसकी? हाथी के दांत की और मिट्टी की। धातु कला सिंधु सभ्यता के जो कलाओं में धातु कला है, जिसमें विशेष स्वर्ण कला का उल्लेख मिलता है। यहाँ के सोनारों द्वारा गलाई, ढलाई, नक्काशी, जोड़ने आदि का कार्य किया जाता था। सिंधु काल की कलाकृतियों इतनी विलक्षण और मनोहर हैं कि ऐसी कारीगरी पर आज सुनार भी गर्व कर सकता है कि वाह क्या चीज़ बनाई है ना। पात्र निर्माण कला। खुदाई में अनेक ताम्र एवं मिट्टी के पात्र मिले हैं जो बहुत सुंदर एवं उच्च कोटि के हैं। ये वर्गाकार, आयताकार, गोलाकार मिले हैं। ये पानी भरने एवं अनाज रखने के काम आते थे। पात्र मतलब बड़े बड़े बर्तन। फिर आता है ताम्रपात्र निर्माण कला। खुदाई में अनेक तांबे के पात्र मिले हैं। ये वर्गाकार और आयताकार हैं। इसमें क्या है? चित्रकारी है। वस्त्र निर्माण कला जो है सिंधु सभ्यता की मतलब क्या होता है कि खुदाई, मतलब किसकी खुदाई? सिंधु सभ्यता की खुदाई की गई तो तकलियाँ प्राप्त हुई, जिनसे सूत काटने के भी काम में यहाँ के लोग कैसे थे? जो निवासी थे वो कैसे थे? निपुण थे, ये मालूम पड़ा। नृत्य तथा संगीत कला। यहाँ पर जो नृत्य तथा संगीत कला है, इस बात के भी प्रमाण हैं कि सिंधुवासी जो थे नृत्य तथा संगीत से परिचित थे। पहले हम कांसे की बनी हुई नृत्य की मूर्ति जानते हैं जो उल्लेख में आई है। इससे यह स्पष्ट होता है कि सिंधु प्रदेश में नृत्य कला का प्रचार था। इस मूर्ति में भाव भंगिमा वैसी ही हृदयग्राही हैं जैसी कि ऐतिहासिक युग में मूर्तियों में देखने को मिलती हैं। बर्तनों पर कुछ ऐसे चित्र हैं जो ढोल और तबले से मिलते जुलते हैं। अनुमान यह है कि सिंधुवासी वाद्य यंत्र का भी बनाना जानते थे। क्या बनाना जानते थे? सिंधुवासी जो थे वाद्य यंत्रों को भी बनाना जानते थे। लिपि या लेखन कला। मेसोपोटामिया के निवासियों की तरह ही हड़प्पा नगर के वासियों में भी लेखन कला का विकास किया। क्या हुआ? जिस तरह मेसोपोटामिया के निवासी थे उसी प्रकार हड़प्पा के निवासियों ने भी लेखन कला का विकास कर लिया था। यद्यपि इस लिपि के पहले नमूने 1853 में प्राप्त हुए थे, पर अभी तक विद्वान इसका अर्थ नहीं निकाल पाए हैं। कुछ विद्वानों ने तो इसे पढ़ने के लिए कंप्यूटर का भी उपयोग किया, पर वे असफल रहे। इस लिपि को द्रविड़, संस्कृत या सुमेर की भाषाओं से संबंध स्थापित करने के प्रयत्नों का भी कोई संतोषजनक परिणाम नहीं मिल सका। मतलब अलग अलग चीज़ों को उन्होंने, जैसे द्रविड़ हुए, संस्कृत हुए, इनमें काफ़ी चीज़ों से जोड़ा, लेकिन कोई भी परिणाम हासिल नहीं हुआ। हड़प्पा की लिपि को चित्रात्मक लिपि कहा माना जाता था। इस लिपि में हर अक्षर की एक चित्र के रूप में किसी न किसी ध्वनि, विचार या वस्तु का प्रतीक होता था। लगभग 400 ऐसे चित्रलेखे देखने में आए हैं। यह लिपि अभी तक नहीं पढ़ी जा सकी है। ठीक है, अतः हम हड़प्पा संस्कृति के साहित्य, विचारों या शासन व्यवस्था के विषय में अधिक नहीं कह सकते, क्योंकि पढ़ना व लिखना शायद एक वर्ग तक ही सीमित था। इसकी लिपि कैसी है? चित्रात्मक लिपि है। चित्रात्मक लिपि है। इनका धार्मिक जीवन कैसा था? इनका धार्मिक जीवन था, हड़प्पा के लोग एक ईश्वरीय विश्वास रखते थे, एक ईश्वर की शक्ति में विश्वास रखते थे। कौन के लोग? हड़प्पा के लोग। शिव पूजा करते थे। मोहनजोदड़ो से मैके को एक मुहर प्राप्त हुई जिस पर अंकित देवता को मार्शल ने शिव का आज रूप माना। आज भी हमारे धर्म में शिव सर्वाधिक महत्ता हैं।
मातृ देवी की पूजा करते थे। मातृ देवी अर्थात सैंधव संस्कृति में सर्वाधिक संख्या में नारी मृण्मय मूर्तियां मिलने से मातृ देवी की पूजा का पता चलता है। यहाँ के लोग मातृ देवी की पूजा पृथ्वी की उर्वरा शक्ति के रूप में करते थे। हड़प्पा से प्राप्त किसके मुहरों के आधार पर, हड़प्पा में जो मुहर मिली है उसके आधार पर। मूर्ति पूजा, यहाँ के लोग क्या करते थे, मूर्ति पूजा करते थे। हड़प्पा संस्कृति के समय से मूर्ति पूजा क्या हुई, प्रारंभ हुई, एक ही बात है। हड़प्पा से कुछ लिंग आकृतियां प्राप्त हुई। इसी प्रकार कुछ दक्षिण की मूर्तियों में धुएं के निशान बने हुए हैं। किसके, धुएं के, जिसके आधार पर यहाँ मूर्ति पूजा का अनुमान लगाया जाता है। हड़प्पा काल के बाद उत्तर वैदिक युग में मूर्ति पूजा के प्रारंभ का संकेत मिलता है। हालांकि मूर्ति पूजा गुप्त काल से प्रचलित हुई, जब पहली बार मंदिरों का निर्माण आरंभ हुआ। जल पूजा मोहनजोदड़ो से प्राप्त स्नानागार के आधार पर। सूर्य पूजा मोहनजोदड़ो से प्राप्त स्वास्तिक प्रतीकों के आधार पर। स्वास्तिक प्रतीक का संबंध सूर्य पूजा से लगाया जाता है। नाग पूजा मोहरों पर नागों के अंकन के आधार पर। वृक्ष पूजा मोहरों पर कई तरह के वृक्षों जैसे पीपल, केला, नीम आदि का अंकन मिलता है। इससे इनके धार्मिक महत्ता का पता चलता है। ये तो हमारी रही पूरी सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में सामान्य और विशेष जानकारी। अब इन्हीं से क्वेश्चन बनेंगे जब अभी हम लोग